नमस्कार, मैं पूर्णिमा कपूर भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से मैं आपको आज कक्षा 11 का अर्थशास्त्र विषय का एक चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है आंकड़ों का संकलन या संग्रहण, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा। हम लोग आंकड़ों को जो एकत्रित करते हैं, किस प्रकार से एकत्रित किया जाता है और किन किन विधियों के माध्यम से उसको एकत्रित किया जा सकता है, इस पाठ में हम उस प्रक्रिया को पढ़ेंगे। आंकड़े, सूचकांक, तथ्य, समंक, ये सभी शब्द आंकड़ों शब्द के लिए यानी कि डाटा शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आंकड़े क्या हैं? अलग अलग क्षेत्र में हमें बहुत सी चीज़ों की सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं। किसी भी विषय क्षेत्र को लेकर यदि हमें उसके संबंध में कुछ सूचनाएं प्राप्त करनी हैं, तो हमें उसके लिए उससे संबंधित उस विषय क्षेत्र से संबंधित समंकों को एकत्रित करना होगा। जैसे कि हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी को देखकर जनसंख्या के आंकड़े, शिक्षा के आंकड़े, बेरोजगारी के आंकड़े, ये सब आंकड़ों को ही इकट्ठा किया जाता है और उनके आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे कि अब ये अर्थ आता है आंकड़ों का संग्रहण। किसी विषय विशेष से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना ही आंकड़ों का संग्रहण कहलाता है। सांख्यिकी विश्लेषण एवं अनुसंधान के आंकड़ों का संग्रहण प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण क्रिया है। यानी कि सांख्यिकी के अंतर्गत बिना आंकड़ों को एकत्रित किए हम किसी भी चीज़ के निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आंकड़ों को संग्रह करके ही हम किसी बात के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। संकलित समंकों के आधार पर ही सांख्यिकी अनुसंधान की सफलता निर्भर करती है, इसलिए इन आंकड़ों की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यदि आंकड़े शुद्ध होंगे तो उनके निष्कर्ष भी शुद्ध होंगे। यदि आंकड़े अशुद्ध रह जाएंगे तो निष्कर्ष भी संतोषजनक नहीं निकलेंगे। इसीलिए सांख्यिकी अनुसंधान की पूर्ण रूप से सफलता आंकड़ों के संग्रहण पर ही निर्भर करती है। आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों के जो हम संग्रह करते हैं उसे संग्रह करने के दो स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक और द्वितीयक, इसे दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आंकड़ों का संकलन सीधे तौर पर उत्पत्ति के स्थान से, यानी कि जहाँ से आंकड़ों की पैदाइश हुई है, जहाँ से उनका जन्म हुआ है, जहाँ से उनकी शुरुआत हुई है, वहीं से उसी स्टेप से उनका हम संग्रहण करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती। यह प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत यह आंकड़े पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता की संभावना नहीं रहती। यह आंकड़े सर्वे द्वारा साक्षात जाकर खुद व्यक्तिगत रूप से ही एकत्रित किए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जिसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण जो प्राथमिक स्रोत से हमने किसी भी कारण के लिए आंकड़े एकत्र किए हैं और प्राथमिक स्रोत से एकत्र हुए आंकड़ों को ही हम दोबारा से उनका प्रयोग करते हुए, उनमें कुछ परिवर्तन करते हुए किसी और विषय के लिए अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो वह उसका द्वितीयक स्रोत कहलाता है। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आंकड़े पहले से ही एकत्रित होते हैं और उन एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ही दूसरे रूप में, तीसरे रूप में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब हम करते हैं समंकों के प्रकार। जो हम लोग ये आंकड़े इकट्ठे करते हैं, जो समंक मीन्स डाटा इकट्ठा किया जाता है, वो किस प्रकार से और कैसे, कितने रूप में उनको इकट्ठा किया जा सकता है। सबसे पहले आता है प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े, जैसे कि हमने पढ़ा, प्राथमिक स्रोत के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। ये साक्षात रूप से इकट्ठे किए जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से इकट्ठे किए जाते हैं। इन्हें मौलिक आंकड़े भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उत्पत्ति के स्थान से ही एकत्रित किए जाते हैं। साक्षात्कार द्वारा व्यक्ति सामने प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के समक्ष पहुंचकर ही इन आंकड़ों को एकत्रित करता है। इसकी भी विभिन्न विधियां हैं।
प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत हम इन विधियों के माध्यम से अपने आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। जैसे कि सबसे पहले विधि आती है व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिगत साक्षात्कार, एक दूसरे के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर हम जिन सूचनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं वे सब व्यक्तिगत साक्षात विधि के अंतर्गत होते हैं। इस विधि के अंतर्गत आंकड़े एकत्र करने वाला जो व्यक्ति होता है वह स्वयं जाकर, जिसे आंकड़ों को कलेक्शन करना है वो स्वयं जाता है और जिसके विषय में जानकारी लेनी है उस व्यक्ति के समक्ष पहुंचकर ही अपने आंकड़ों को एकत्रित करता है। इसमें भी उसकी दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि तो वही है जैसे कि हम कह रहे हैं कि सामने पहुंचकर ही आंकड़ों को एकत्रित किया जा सकता है, एक दूसरे से साक्षात करके ही आंकड़ों को एकत्रित किया जा सकता है। अब इसके कुछ ना कुछ गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। इसका पहला गुण तो यही होता है कि ये आंकड़े उत्पत्ति के स्थान से एकत्र किए जाते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की कोई संभावना नहीं रहती और ये आंकड़े चाहे जब तक भी प्रयोग किए जाएं, हर स्थिति में इनमें एक रूपता ही पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष विधि से एकत्रित किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा आता है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ये बहुत बड़े क्षेत्र में आता है। अप्रत्यक्ष विधि का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इसमें जो हम आंकड़े एकत्र करते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग रूप में हम आंकड़े एकत्र करते हैं। ऐसी स्थिति में जो अनुसंधान करता होता है, यानी कि जो आंकड़े एकत्र करने वाला व्यक्ति होता है, वह व्यक्तिगत संपर्क में आंकड़े एकत्र करना उसके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि उसको आंकड़े बहुत सारे क्षेत्र से इकट्ठे करने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर लेता है जो सामने, जिसके बारे में हमें सूचना प्राप्त करनी है, जिसके बारे में हमें आंकड़े एकत्र करने हैं, उस व्यक्ति के बारे में हमें पूर्ण जानकारी दे सके। हम प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति से संपर्क नहीं करते जिस व्यक्ति की सूचना एकत्र कर रहे हैं, बल्कि उस व्यक्ति से एकत्र करते हैं आंकड़े जो उसको जानता है, उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो इस प्रकार से जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि से प्राप्त होने वाले आंकड़े। इसमें प्रत्यक्ष ना होकर किसी जानकार से, किसी व्यक्तिगत, किसी परिवार के सदस्य से या किसी भी जान पहचान वाले से जो उसको पूर्ण रूप से जानता हो, उससे पूछताछ के माध्यम से ही हम इन आंकड़ों को पूरा कर लेते हैं। चूँकि इसकी जानकारी दूसरे से मिलती है तो इसमें पूर्ण रूप से शुद्धता नहीं पाई जाती। इसके बाद अगली आती है टेलीफोन साक्षात्कार विधि। टेलीफोन साक्षात्कार विधि, जैसे कि हम जानते ही हैं, टेलीफोन अर्थात फ़ोन के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उन्हें टेलीफोन साक्षात्कार विधि के अंतर्गत रखा जाता है। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता या जांचकर्ता टेलीफोन के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके हर व्यक्ति के विषय में सूचनाएं एकत्र करता है और फिर उनके ऊपर निष्कर्ष निकालता है। यानी कि टेलीफोन पर ही वह अपनी पूरी सूचनाओं का, जो भी उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो वहीं से उनकी पूरी सूचनाएं एकत्र कर लेता है। अब इसके भी गुण और दोष पाए जाते हैं इस विधि में भी। पहला गुण है, इस विधि में अन्य साक्षात्कार की अपेक्षा यह विधि साक्षात्कार विधि की अपेक्षा सस्ती होती है, क्योंकि एक स्थान पर बैठकर ही हम सिर्फ फ़ोन के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न रूप में विभिन्न क्षेत्र के विषय में डाटाज इकट्ठे कर सकते हैं। दूसरा है, इस विधि से आंकड़े एकत्र करने में समय कम लगता है। कम समय इसलिए लगता है, समय भी कम लगता है, श्रम भी कम लगता है और बचत भी होती है। क्यों? क्योंकि हमें एक स्थान पर बैठकर ही सारे डाटाज मिल जाते हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से किसी के संपर्क में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जैसे कि कहा जाता है कि जिस चीज़ के यदि गुण पाए जाते हैं तो उस चीज़ में दोष भी आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। तो इसका दोष कहलाता है, इस विधि में हम उत्तरदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा उससे व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार नहीं हो पाता। हम सिर्फ फ़ोन के माध्यम से ही
सूचना एकत्र करते हैं तो हम ये नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति जिससे हमें सूचनाएं लेनी हैं वही व्यक्ति फ़ोन पर बात कर रहा है या कोई अन्य व्यक्ति उसके विषय में सूचनाएं दे रहा है। तो इसका दोष ये भी है। और दूसरा दोष पाया जाता है कि इसमें लोगों तक सर्वेक्षक की पहुंच सीमित हो जाती है, यानी कि वो लोगों को नहीं जानता पहचानता, वह अपने आप ही उन डाटाज को पूरा करने की कोशिश करता है। इसके बाद अगली आती है सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाने की विधि। सूचकों द्वारा, सूचक यानी कि जो इस विधि के अंतर्गत हर व्यक्ति डोर टू डोर जाकर तो डाटाज इकट्ठे करता है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति सारे डाटाज इकट्ठे नहीं कर सकता। वह संबंधित विषय से, जिस विषय में उसे आंकड़े एकत्र करने होते हैं, उसके लिए एक फार्म भरवा लेता है, एक फार्म छपवाता है और उसमें सभी वही सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश करता है जो उसे चाहिए। वो सब प्रश्नावली उस फार्म के अंतर्गत भर दी जाती है और वो प्रश्नावली के माध्यम से ही अपने आंकड़े एकत्र करता है। वेब फार्म में प्रश्नावली के माध्यम से क्रमानुसार सही जानकारी प्राप्त करता है और जिसका उत्तर सूचकों को ही देना होता है, यानी कि फार्म वही व्यक्ति भरता है जिसके बारे में हमें डाटाज इकट्ठे करने होते हैं। इसमें यह उल्लेख भी बता दिया जाता है, यह उल्लेख किया जाता है कि निम्न प्रश्नावली के उत्तर किस तिथि तक भरकर प्रपत्र को जमा करना अनिवार्य है। इस विधि के अंतर्गत जो प्रश्नावली के फार्म भरे जाते हैं, जो डाटाज के लिए फार्म भरे जाते हैं, वह डाक विधि के माध्यम से प्रगणकों सूचकों के पास पहुंचा दी जाती है, जिससे कि एक निश्चित समय में उसको जहाँ से भी जो डाटाज इकट्ठे करने थे वह सब उस तक पहुँच जाते हैं। चूँकि सब सूचनाएं फार्म के माध्यम से होती हैं, उसमें जो सूचनाएं भरनी होती हैं वह सब प्रश्नों के रूप में लिखा हुआ होता है। इस प्रकार से उसको डाटा इकट्ठा करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। यह प्रणाली, इसकी जो क्वालिटी है वो यह पाई जाती कि यह भी एक मितव्ययी प्रणाली है। एक स्थान पर बैठकर हम सिर्फ फार्म के माध्यम से ही सारी सूचनाएं एकत्रित कर लेते हैं। इसमें सूचना स्वयं सूचकों द्वारा भेजी जाती है। सूचकों द्वारा मतलब जो व्यक्ति जिससे हमें पूर्ण जानकारी लेनी है वही व्यक्ति इन फार्म को भरकर हमारे पास तक भेजता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार से गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तीसरा, इसमें सूचना अनुसंधानकर्ता के पक्षपात से मुक्त रहती है। अब किसी चीज़ में यदि गुण हैं तो अनिवार्य रूप से दोष भी पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें जो दोष हैं यह विधि केवल शिक्षित वर्ग द्वारा ही पूरी की जा सकती है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सही रूप में अपने पूरे फार्म को भरकर भेज सकता है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उस फार्म को भेजने में असमर्थता दिखाता है, उसे पूर्ण जानकारी नहीं होती। इसका दूसरा दोष है कि इस प्रणाली में सूचकों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी रूप में कोई इन्फॉर्मेशन यदि गलत भरी गई है तो वह गलत रूप में ही सबमिट हो जाती है, उसमें किसी भी प्रकार की करेक्शन होना संभव नहीं हो पाता। तीसरा, प्रश्नावली में प्रश्न समझ न आने पर सूचनाएं अधूरी भी हो सकती हैं और उनका इम्प्रेशन गलत भी पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाने की विधि। अगली विधि आती है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाने की विधि। अनुसूची, लिस्ट, जिसमें हम सिर्फ उत्तर हाँ या ना में ही प्राप्त करते हैं। इसमें एक इस प्रकार का प्रपत्र तैयार किया जाता है जिस प्रकार की हमें सूचनाएं एकत्र करनी होती हैं उससे संबंधित प्रश्नों को छाप दिया जाता है और उसमें सिर्फ हाँ या ना के माध्यम से ही उन सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है। अनुसूची प्रश्नों की वह सूची है जिसमें प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में ही दिया जाता है। सूचकों द्वारा उत्तर जो हम इसके प्रश्न भरते हैं उसमें हम एक रिक्त स्थान छोड़ देते हैं हाँ या ना शब्द भरने के लिए या फिर राइट और रॉन्ग भरने के लिए, तो उस प्रकार से हमें उसकी पूरी सूची मिल जाती है।
इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता यानी कि जो आंकड़े एकत्र करने वाला व्यक्ति है वह सूचकों के पास नहीं जाता, वरन कुछ लोगों को इस अनुसूची को भरने के लिए अपने एजेंट के रूप में नियुक्त करता है और वह उन एजेंटों के माध्यम से एक निश्चित समय में अलग अलग क्षेत्रों से अपनी सारी सूचनाएं एकत्रित कर लेता है। तो इसलिए इसको कहते हैं प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरने की विधि। इसमें भी हम आसानी से अपने डाटाज को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिटी आती है। इसमें जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वह शिक्षित और योग्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त होती हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि की कोई संभावना नहीं रहती। शिक्षित व्यक्ति ही इन सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। दूसरा, इस विधि में घर घर जाकर ही इन फार्म को भरवाया जाता है, तो इसलिए सभी आंकड़े शुद्ध होते हैं। घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके ही इसके बारे में पूरी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। अब चूंकि इसमें गुण बताए गए हैं तो दोष भी अनिवार्य रूप से होंगे ही। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इसके दोष। इस विधि में अनुसंधान करने में यानी कि अलग अलग क्षेत्र पर जाकर सारे डाटाज इकट्ठे करने में बहुत सा समय लग जाता है और हमारे लिए यह खर्चा भी अधिक हो जाता है, क्योंकि जो हम अपने एजेंट नियुक्त करते हैं उनको भी कुछ ना कुछ प्रतिफल के रूप में देना होता है। इसके बाद अगली आती है संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। संवाददाता, इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जो आंकड़े एकत्र करने वाला व्यक्ति है वह निश्चित क्षेत्र में स्थानीय आधार पर कुछ व्यक्तियों को एजेंट के रूप में नियुक्त करता है, जिन्हें हम संवाददाता कहते हैं, और सारी सूचनाएं वे संवाददाता यानी कि एजेंट ही एकत्रित करते हैं और उन्हीं से पूरे हम सूचनाओं की सूची तैयार करते हैं। इसका भी गुण पाया जाता है। यह विधि काफ़ी सरल है। विस्तृत क्षेत्र के लिए इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जा सकता है। यदि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, हमें डाटाज बहुत सारे इकट्ठे करने हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए समय भी निश्चित है, तो इस प्रकार की विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके दोष पाए जाते हैं कि इसमें एकरूपता का अभाव पाया जाता है और इस विधि में चूँकि व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता तो कुछ ना कुछ अशुद्धि होने की संभावना भी बनी रहती है। अभी हमने जो पढ़े वह सब थे हमारे प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक में सबसे पहले पढ़ा व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि, टेलीफोन साक्षात्कार विधि, सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाने की विधि। चौथे नंबर पे आया प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरने की विधि और लास्ट में आता है संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। ये सभी आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत एकत्रित किए जाते हैं। क्योंकि ये सभी आंकड़े व्यक्तिगत रूप से एकत्रित किए जाते हैं। अब इसी प्राथमिक आंकड़ों का जो दूसरा भाग आता है वो आता है द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले से ही किसी और सूचना के लिए एकत्रित तो किए गए हैं, लेकिन उनको हम किसी और सूचना के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। उसमें भी आते हैं प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत में वे सब स्रोत आते हैं जिनकी जानकारी सबको होती है। अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और हर विभाग उन्हीं आंकड़ों के आधार पर अपने अपने निष्कर्ष निकालता चला जाता है। जैसा कि पहले इसमें बताया गया है सरकारी प्रकाशन। सरकारी प्रकाशन में समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा विभिन्न विषयों पर आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित करता है। जैसे रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े, रिजर्व बैंक का बुलेटिन। इसके बाद आता है अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत नगर निकाय, नगर पालिका आती हैं और उनके द्वारा जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और सब तक पहुंचाए जाते हैं वह कहलाते हैं अर्ध सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। तीसरा आता है विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थाओं का प्रकाशन। ऐसी संस्थाएं जो किसी निश्चित कार्य के उद्देश्य से बनाई गई हैं, इन संस्थाओं द्वारा
भी समय समय पर शोध संबंधी कार्य जो चलते रहते हैं और उसके बारे में फिर जो सूचनाएं सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं वे कहलाती हैं विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। इसके बाद आता है व्यापारिक संघों की रिपोर्ट। व्यापारिक स्तर में, व्यापारिक क्षेत्र में जो भी संस्थाएं कार्य करती हैं वह भी अपने आंकड़ों को समय समय पर प्रकाशित करती रहती हैं। इसके बाद पत्र पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशित आंकड़े। कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े एकत्र करके उनको प्रकाशित करते हैं, जैसे द इकोनॉमिक्स टाइम्स तथा योजनाएं इत्यादि। अगला आता है व्यक्तिगत अनुसंधानों द्वारा। हर प्राइवेट सेक्टर जो अपनी सूचनाएं स्वयं एकत्रित करते हैं किसी भी कार्य के लिए किसी भी रूप में, व्यक्तिगत बहुत से व्यक्ति स्वयं के अनुसंधान के लिए आंकड़ों को संकलित करते हैं और सार्वजनिक उपयोग के लिए उनका प्रयोग भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़े प्रकाशित स्रोत में सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थाओं द्वारा, व्यापारिक संघों की रिपोर्ट, पत्र पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशित आंकड़े और व्यक्तिगत अनुसंधानों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आंकड़े। पहला पॉइंट था आपका प्रकाशित स्रोत। अब दूसरा आता है अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित स्रोत कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों से एकत्रित किए जाते हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन इनका विधिवत और नियमित प्रकाशन नहीं हो पाता, इनको हम किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो इन आंकड़ों को भी द्वितीयक आंकड़ों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे विश्वविद्यालय के शोध कार्य आदि से एकत्रित होने वाले आंकड़े। तो इस प्रकार से हमने समंकों के प्रकार को पढ़ा। समंकों को हम दो प्रकार से एकत्रित करते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों की विधियां ये हैं और द्वितीयक आंकड़ों की विधियां ये पाई जाती हैं। तो अब इसके बाद यहाँ तक की जानकारी के बाद आइए अब हम पढ़ते हैं प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों के, प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों में पाए जाने वाले अंतर। इन दोनों विधियों में बहुत से अंतर भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्राथमिक आंकड़ों में, दोनों में अंतर देखते हैं। पहला अंतर तो यही पाया जाता है, चूंकि प्राथमिक आंकड़े बिल्कुल उत्पत्ति के स्थान से एकत्रित किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम मौलिक आंकड़े भी कहते हैं। ये मौलिक आंकड़े होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा प्राथमिक आंकड़े उत्पत्ति के स्थान से हुए, लेकिन द्वितीयक आंकड़े पहले से एकत्रित होने वाले आंकड़ों के ऊपर निर्भर होते हैं, तो इसीलिए हम इसे मौलिक आंकड़े नहीं कहते हैं। मौलिक आंकड़े नहीं होते हैं। पहला अंतर। इसके बाद प्राथमिक आंकड़ों की कंडीशन में जिनका संकलन, यानी कि जो पहली बार में एकत्रित हुए हैं, जो पहली बार संकलित किए गए हैं, संकलित मतलब एकत्रित किए गए हैं, ये आंकड़े पहली बार एकत्रित किए जाते हैं। और जबकि इधर जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं, इनका संकलन पहले ही किया जा चुका होता है। संकलन पहले से ही किया जा चुका है। ये दो अंतर इसमें पाए गए। अब तीसरा अंतर, अनुसंधानकर्ता यानी कि जो आंकड़े एकत्र करने वाला होता है, अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़े एकत्र करता है।
जबकि मौलिक आंक इसमें द्वितीयक आंकड़ों में ऐसा नहीं है। इसमें संस्थाओं द्वारा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा आंकड़े पहले से एकत्रित होते हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा आंकड़े पहले से एकत्रित होते हैं। तीन अंतर। चौथा अंतर यह चूंकि उत्पत्ति से ही प्राप्त किए गए हैं, यह संस्था के अनुसंधान के यह आंकड़े अनुसंधान के अनुकूल होते हैं। जबकि जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं वे अनुकूल नहीं होते हैं, अनुकूल नहीं होते हैं। इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने में हमें इसमें श्रम, व्यय, श्रम, व्यय तथा बुद्धि और समय अधिक लगता है। व्यय से अर्थ है धन। व्यय की जगह हम धन शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन आंकड़ों को एकत्र करने के लिए श्रम, धन, बुद्धि और समय अधिक लगता है, जबकि इसमें समय, श्रम, बुद्धि व धन की बचत होती है, क्योंकि एक पहले से जो आंकड़े एकत्रित होते हैं उन्हीं के आधार पर सूचनाएं बना ली जाती हैं। नंबर 6, प्राथमिक आंकड़े शुद्ध होते हैं। ये शुद्ध होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं होती। जबकि द्वितीयक आंकड़े अशुद्ध होते हैं, इसलिए इसमें जांच की आवश्यकता होती है। जांच की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमने इसके अंतर पढ़े। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में निम्न प्रकार के अंतर भी पाए जाते हैं। धन्यवाद।